चंडीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं 9th एंट्रेंस की, तो ये जान लीजिए कि आपके लिए पीवाईक्यू करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? दो रीजन की वजह से। एक तो बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिपीट हो रहे हैं, हर साल देख रहे हैं हम, साल दर साल बहुत सारे रिपीट होते जा रहे हैं क्वेश्चंस। और दूसरी चीज, जब आप पीवाईक्यू करेंगे तो आपको पता चलेगा किस चैप्टर को, किस टॉपिक को आपको कितना पढ़ना है। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए 2016 का साइंस का पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। एएमयू का है ये। Which device is used in textile industry for drawing synthetic fibers? जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनको बुनने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में? ये होता है स्पिनर बेल्ट। ठीक, स्पिनर बेल्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक मिनट, इसका आंसर स्पिनर बेल्ट। क्वेश्चन 2, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड पॉलीथीन आर एग्जाम्पल्स ऑफ। पीवीसी होता है जिसके पाइप बने होते हैं ना, प्लास्टिक के, आपने देखे होंगे, वो पीवीसी के बने होते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और पॉलीथीन तो आप जानते ही हैं। ये दोनों थर्मोप्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। ठीक, थर्मोप्लास्टिक के। एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है एक बार जिसे आपने अगर सेट हो गया वो, तो फिर वो हार्ड हो जाता है, फिर उसकी शेप चेंज नहीं हो सकती है ना, उसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। जैसे मेलामाइन है, बैकेलाइट है, इसके एग्जाम्पल ये है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। से नो टू प्लास्टिक बैग बिकॉज। प्लास्टिक बैग्स हमें यूज नहीं करने चाहिए। क्यों यूज नहीं करने चाहिए? नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं ये। नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो इनको अगर हम बर्न करते हैं तो ये स्मोक भी बहुत ज्यादा निकालते हैं। तो ये दोनों रीजन ही है। इसका आंसर होगा सी, पॉलीप्रोपाइलीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग। देखो, जो डिस्पोजल ग्लास या डिस्पोजल कप होते हैं ना, आपने देखे होंगे, वो पॉलीप्रोपाइलीन के बने होते हैं। ठीक, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, देखो गर्म चाय होती है तो ये मेल्ट नहीं होते उससे। हार्ड हार्ड तो सॉफ्ट तो होते हैं, लेकिन हीट रेजिस्टेंस होते हैं, इसलिए इन्हें, डिस्पोजेबल ग्लास को हम बनाते हैं पॉलीप्रोपाइलीन से। डैश इज यूज टू मेक हैंडल ऑफ कुकवेयर बिकॉज इट इज रेजिस्टेंट टू हीट। जो खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं ना, उस पर आपने देखा होगा प्लास्टिक जैसा जो एक रहता है ना, और वो हीट के लिए रेजिस्टेंट होता है। क्या होता है वो होता है मेलामीन। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल। ऊन किससे नहीं बनाई जाती है? इनमें से किससे? ऊन आप जानते हैं ना, शीप जो होती है ना, शीप के बाल काट के, हेयर्स काट के, उसकी मेनली उससे ऊन बनाई जाती है, वूल। तो शीप से भी बनाई जाती है, गोट से भी बनाई जाती है, यॉक से भी बनाई जाती है, वुली डॉग से नहीं बनाई जाती। इसका आंसर ए। केमिकल नेम ऑफ रिप्रेजेंटिंग यूनिट इन पॉलिस्टर। पॉलिस्टर जो होते हैं ना, देखो इसी पे लिखा है एस्टर। एस्टर्स जुड़े होते हैं, एक्स्टर्स की यूनिट, एस्टर्स की यूनिट जुड़ी होती है, पॉलीएस्टर बोलते हैं उसको। तो एस्टर्स से बना होता है। नेक्स्ट, सेलुलोज इज मेड अप ऑफ होना चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ। सेलुलोज ग्लूकोज के बहुत सारे यूनिट से मिल के बनता है, ग्लूकोज। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं ना, हम जो बनाते हैं, नाइलॉन, रेयन, ये सब है ना, कपड़े बनाते हैं इनके, इनका एडवांटेज क्या है, फायदे क्या है ना, क्यों इनसे बनाते हैं हम ये आर्टिफिशियल क्लोथ्स जो बनाते हैं, या कहो कि सिंथेटिक फाइबर जो हम बनाते हैं, मैन मेड फाइबर्स। तो इजीली वॉशेबल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। दे आर इंसेक्ट रेजिस्टेंट, सही बात है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट होते हैं। दे आर टफ एंड ड्यूरेबल, है ना, बहुत दिन तक चलते हैं, हार्ड होते हैं, टफ होते हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड। जो एक वॉर्म होता है ना, रेशम जो होता है ना, रेशम का एक कीड़ा होता है, उस कीड़ों को रियर करना, पालना, है ना, लार्ज स्केल पे, कमर्शियल लेवल के लिए, उसको हम बोलते हैं सीरीकल्चर। सीरीकल्चर। ह्यूज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड अदर लिविंग इन हार्मोनी एंड म्यूचुअल डिपेंडेंस इज कॉल्ड। एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, है ना, म्यूचुअल हार्मोनी के साथ रहते हैं, ऐसा ग्रुप, जानवर, एनिमल्स, प्लांट्स दोनों होते हैं, बहुत सारे। इसको क्या बोलते हैं? लार्ज स्केल पे, इसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। व्हाट इज प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल सॉइल इनटू सैंड। फर्टाइल सॉइल है, सॉइल है, खेती होती है उसमें, लेकिन वो धीरे 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 धीरे, कभी ऐसा होता है कि
बंजर लैंड हो जाती है, मतलब उसमें क्या होता है, पैदावार यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन फिर नहीं हो पाता, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको डिजर्टिफिकेशन बोलते हैं, डिजर्टिफिकेशन। नेक्स्ट, राइट एनी वन कंसिक्वेंस ऑफ डिफोरेस्टेशन, राइट लिखा है, इनमें से कौन सा डिफोरेस्टेशन का एक रिजल्ट है, कंसिक्वेंस है। डिफोरेस्टेशन कर दोगे, पेड़ पौधे सारे अगर आप काट दोगे किसी रीजन से, तो क्या होगा, तो पेड़ पौधे अगर बहुत ज्यादा आपने काट दिए, डिफोरेस्टेशन अगर कर दिया, है ना, तो क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, जो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। तो अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड दोनों, ये ग्रीन हाउस गैस है। ये क्या करती है, ये एयर से सॉरी ग्राउंड से यानी कि अर्थ से निकलने वाली हीट को एब्जॉर्ब करती है और अर्थ के आसपास का टेम्परेचर बढ़ाती है, बढ़ाती है, बढ़ाती है। तो अगर डिफोरेस्टेशन आपने कर दिया, प्लांट्स अगर खत्म हो जाएंगे, तो क्या होगा, अर्थ के पास टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ अर्थ इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज ड्यू टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ, फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन, ये एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और मीथेन, ये दो ऐसी गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं इनको। ये रेडिएशन जो अर्थ से निकलते हैं, हीट जो निकलती है, उसे एब्जॉर्ब कर लेती है यहीं पे, और टेम्परेचर बढ़ाती जाती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती चली जा रही है। ठीक, व्हाट इज द रिवाइज्ड फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952 कॉल्ड, 1952 की जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी उसे इंडिया में रिवाइज किया गया है 1988 में, लेकिन ऑप्शन में 1988 कहीं नहीं है, तो सबसे करीब ऑप्शन अगर हम देखें तो ये होता है आपका 1980, तो फॉरेस्ट एक्ट 1980 हम टिक करेंगे। व्हाट इज द एज पीरियड ऑफ एडोलेसेंस, एडोलेसेंस की जो एज पीरियड होती है, ये होती है आपकी 13 टू 18 ईयर, लगभग लगभग। ठीक, व्हाट कंट्रोल बॉडी चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस, एडोलेसेंस जो एज होती है 13 टू 18 ईयर्स, तो उस एज में बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, है ना, जैसे दाढ़ी मूछ निकलती है, बहुत सारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, वो सब किस वजह से आते हैं, है ना, सब हार्मोन्स की वजह से आते हैं। नेक्स्ट, विच एंडोक्रीन ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है, मास्टर ग्लैंड कभी पूछता है ना, है ना, कभी पूछता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। इसे मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बाकी सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है कि तुम्हें कब हार्मोन रिलीज करना है, कब नहीं करना है, कितना हार्मोन रिलीज करना है, ये सब कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। विच हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय पैंक्रियाज, पैंक्रियाज, ये भी रिपीटेड सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है ये। पैंक्रियाज रिलीज करती हैं इंसुलिन, इंसुलिन, है ना, ज्यादा रिलीज हो जाता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है, ठीक, इंसुलिन। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टॉपेज ऑफ मैस्चुरेशन कॉल्ड, फीमेल्स में मैस्चुरल साइकिल जो होती है एक एज के बाद वो स्टॉप हो जाती है, एट द एज ऑफ लगभग लगभग कितना 45 ईयर्स पे, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेनोपॉज, मेनोपॉज। नेक्स्ट इज न्यूटन इज यूनिट ऑफ, फोर्स की यूनिट है न्यूटन, फोर्स की ऐसा यूनिट है। इन ह्यूमन बीइंग एस्टिमेटेड नंबर ऑफ सेल्स टू बी अबाउट, जो हमारी बॉडी बनी होती है ना, सेल्स की बनी होती है कोई भी ह्यूमन बीइंग की बॉडी, लगभग लगभग 10 टू द पावर 14 सेल्स होते हैं, 10 टू द पावर 14 सेल्स हमारी बॉडी में टोटल। ठीक, हमारी बॉडी की जो सबसे छोटी यूनिट है वो सेल है, सेल से मिलकर के बॉडी बनी होती है, इसका आंसर 10 टू द पावर 14। Which of the following is नॉन लिविंग पार्ट ऑफ सेल, सेल का नॉन लिविंग पार्ट ग्रेन्यूल्स होते हैं। येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, येलो एडिबल ऑयल्स जो होते हैं ना, खाने वाला जो ऑयल होता है उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाना, ऑयल प्रोडक्शन इसमें आंसर होगा, इसको हम येलो रेवोल्यूशन बोलते हैं। फिश ब्लू रेवोल्यूशन, फूड ग्रेन्स के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन था, मिल्क के लिए क्या था, व्हाइट रेवोल्यूशन था। एनर्जी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन, मतलब एनर्जी की यूनिट क्या है, वाट पावर की है, न्यूटन फोर्स की है, जूल एनर्जी की यूनिट है, जूल वर्क की भी यूनिट है, और वर्क ही जब स्टोर होता है उसी को एनर्जी बोलते हैं, तो एनर्जी की भी यूनिट जूल ही होती है। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक्ट, दो बात एक्शन रिएक्शन फोर्स के बारे में आपको याद रखनी है, एक तो ये हमेशा इक्वल होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट करते हैं,
इक्वल होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट करते हैं। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक्ट इन सेम डायरेक्शन, गलत है। अलोंग डिफरेंट लाइंस, ये भी गलत है, सेम लाइन में ही एक्ट करेंगे। ऑन डिफरेंट बॉडीज, ये ठीक है। एक्शन रिएक्शन फोर्स डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अ फोर्स कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय, देखो ये भी रिपीटेड है। असल में क्वांटिटीज दो तरह की होती है, मैंने बताया था। एक स्केलर क्वांटिटीज होती है जिनकी केवल वैल्यू होती है, और एक वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं जिनकी वैल्यू और डायरेक्शन दोनों होते हैं। और जो वैल्यू होती है, वैल्यू को मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है तो उसे वेक्टर कहते हैं। सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, तो उसे स्केलर कहते हैं। जैसे टाइम, टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ वैल्यू होती है, तो टाइम स्केलर है। जैसे फोर्स, फोर्स की वैल्यू भी होगी कुछ, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 10 न्यूटन, और किसी डायरेक्शन में लगाएंगे, तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर है। ठीक, फोर्स वेक्टर है। तो अब देखो सवाल इसी से रिलेटेड है, क्या है, फोर्स कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय, तो मैग्नीट्यूड भी बताओगे, डायरेक्शन भी बताओगे, तब कंप्लीटली डिस्क्राइब होगा फोर्स। नाइदर इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट इनर्शिया। इनर्शिया जो होता है किसी बॉडी का प्रॉपर्टी, रेस्ट पे बॉडी है तो रेस्ट पे रहना चाहती है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है, इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया मास से मेजर होता है, जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। तो इन सब में मास किसका ज्यादा है, ये देख लो, जिसका मास ज्यादा होगा उसी का इनर्शिया ज्यादा होगा। मेरे ख्याल से इन सब में सबसे ज्यादा मास है पेन, पिन, स्कूल बैग, फिजिक्स बुक। तो एक बुक से तो बैग में ज्यादा होगा ना, स्कूल बैग में मास, तो बैग इसका आंसर होगा। द वेव विच कैन प्रोपगेट ओनली थ्रू लिक्विड एंड सॉलिड बट नॉट थ्रू गैसेस इज लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, रेडियो वेव, नॉन ऑफ दीज। रेडियो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इन्हें तो मीडियम की जरूरत भी नहीं होती, मीडियम नहीं है तब भी ये प्रोपगेट हो जाती है, पास हो जाती है। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव में फर्क है, जैसे अगर इस डायरेक्शन में वेव चल रही है, जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है, अगर उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है, पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं, तो ऐसी वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और अगर जिस डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल वेव, और जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है उसके परपेंडिकुलर पार्टिकल अगर ऑसिलेट कर रहे हैं, तो ऐसी वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। ठीक, अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है ये तो तीनों मीडियम में पास हो जाती है, तीनों मीडियम में प्रोपेगेट करती है। ट्रांसवर्स वेव गैस में प्रोपेगेट नहीं होती, ट्रांसवर्स वेव। तो कौन सी वेव सॉलिड लिक्विड में प्रोपेगेट होगी, गैस में नहीं होगी, ट्रांसवर्स वेव नहीं होगी, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरीड बाय वेव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। वेव जो होती है, वेव एक डिस्टरबेंस होती है, जिस डिस्टरबेंस में एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन मास ट्रांसफर नहीं होता है, एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर होते हैं। इसमें मोमेंटम तो ऑप्शन में नहीं है, एनर्जी इसमें ऑप्शन में है, तो आप क्या टिक करेंगे, एनर्जी टिक करेंगे। चूज करेक्ट स्टेटमेंट, सॉलिड एक्सर्ट प्रेशर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सही है। ग्राउंड पे अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट रखा है तो वो नीचे की तरफ प्रेशर लगाएगा इस पे, mg, है ना। लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, ये भी सही है। लिक्विड अगर किसी कंटेनर में भर दो, पानी भर दो, है ना, तो सारे डायरेक्शन में प्रेशर लगाता है ये। गैस एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये लगभग हर साल रिपीट हो रहा है। साउंड में से 2 सवाल आते हैं, 2 आ रहे हैं, 3 भी आ रहे हैं, है ना, तो कम से कम 2। साउंड चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपके लिए, ऐसा समझे, है ना। तो ऑडिबल रेंज क्या होती है नॉर्मल ह्यूमन ईयर की, 20 हर्ज से और कितनी, 20,000 हर्ज या 20 किलो हर्ज तक, है ना, 20 हर्ज से 20,000। तो ऑडिबल रेंज ही पूछ रहा है, 20 से 20,000 हर्ज, ऑप्शन ए करेक्ट है। फाइन। लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ, लाउडनेस, लाउडनेस एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है भाई, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, तो आंसर इसका एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द साउंड। साउंड के बारे में कौन सा, साउंड इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, बिल्कुल ठीक है। साउंड जिधर चलती है पार्टिकल भी उसी तरफ, मैं जैसा बोल रहा हूं, है ना, मेरे मुंह से साउंड निकल रही है, ये साउंड वेव आगे जा रही है, तो जो एयर के मोलिक्यूल है, पार्टिकल्स है, वो भी ऐसे आगे पीछे इसी डायरेक्शन में, ऐसे ही आगे पीछे, ऐसे ही आगे पीछे वाइब्रेट करेंगे। ठीक, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, पहली बात सही है साउंड की। साउंड ट्रैवल इन वैक्यूम, ये गलत है। साउंड
को मीडियम चाहिए, है ना, ये मैकेनिकल वेव है, मीडियम चाहिए होता है। अगर मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, तो वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करेगी। उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया इसका। इट ट्रैवल फास्टर देन लाइट, ऑप्शन सी गलत है। लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। साउंड की स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्स, है ना। इट कैन ट्रैवल इन सॉलिड, सॉलिड में ट्रैवल कर सकती है। इट कैन नॉट ट्रैवल लिखा ऑप्शन में, इट कैन नॉट ट्रैवल इन सॉलिड, तो ये भी गलत है ना, ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन इज लाउडनेस ऑफ साउंड इज पेनफुल एबव, ये रट्टा मारने का सवाल है। 80 डेसिबल से ज्यादा अगर साउंड लेवल हो जाता है तो हमारे कानों के लिए वो पेनफुल हो जाता है, कानों में दर्द हो जाएगा, हमें इरिटेशन होगी, बुरी लगेगी वो आवाज 80 डेसिबल के ऊपर। ठीक है भाई, तो नॉइस पॉल्यूशन उसको हम बोलेंगे फिर कि नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है, थैंक यू। और इसी तरह से आप सारे PYQ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कंप्लीट होने वाली है सीरीज इंशाल्लाह, उसके बाद जामिया की सीरीज हम स्टार्ट करेंगे जल्दी। थैंक यू।